आबिद, आपसे एक सवाल जी। अक्सर आप पूछते हैं, आज मैं पूछ रही हूँ आपसे। हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाता है? वेरी इजी, आई वुड हैव क्रैक्ड MBBS had those kind of questions come to me. ओह रियली? रीढ़ की हड्डी। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत ना हो तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो कभी कभी गंभीर भी बन सकती हैं। तो अपनी सेहत का, अपनी रीढ़ की हड्डी की सेहत का ख्याल कैसे रखें, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये है हेलो डॉक्टर सेगमेंट और हमारे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष चौधरी, प्रोफेसर एंड HOD न्यूरोलॉजी, GB पंत हॉस्पिटल से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर शशांक शरद काले का, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, एम्स नई दिल्ली से। तो रीढ़ की हड्डी की सेहत ठीक रखनी है और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन लाइंस खुली हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 011-23097532। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। डॉक्टर काले, आपसे शुरू करते हैं। मानव संरचना में रीढ़ की हड्डी की बहुत इंपॉर्टेंस है, कैसे समझें हम स्पाइन को? इंसान को सीधा होके दो पैरों पे चलने के लिए जो शरीर का सारा भार है वो पाँव में जाना है, क्योंकि पाँव पे खड़ा है आदमी। तो वो सारा भार जो पाँव में जाता है वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाता है। तो जो वेट ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है इरेक्ट होके दो पैरों पे चलने के लिए। उसके लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा, जो दिमाग से सारा शरीर कंट्रोल होता है इंसान का जी। तो वो जो सारी नसें होती हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचती हैं दिमाग से लेकर, तो वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाती हैं। पैर चलने हैं, हाथ चलने हैं, कुछ भी अगर शरीर का भाग चलना है तो वो जो नसें होती हैं वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाती है। तो डॉक्टर देवाशीष, अगर वो इतना महत्वपूर्ण है स्पाइन, हम ध्यान देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं? नहीं, बॉडी के जैसे दूसरे अंग प्रत्यंग है, काफ़ी कुछ हमारे को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे इवन ब्रेन भी देखिए, लोग ब्रेन का हेल्थ का भी कदर नहीं करते, वो पूरा बॉडी को चलाता है। अब ब्रेन कैसे ट्रांसमिट करता है, पूरे जैसे डॉक्टर काले ने बताया, पूरे अंग प्रत्यंग का जो संचालन होता है वो उसका ट्रांसमिशन लाइन जो है वो स्पाइन के ज़रिए है। और उन्होंने जो कहा कि इरेक्ट और चलना ये एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण काम ये है कि बॉडी पोस्चर, बॉडी में मूवमेंट्स, जैसे नेक मूव कर रहे हैं आप, बॉडी टर्न कर रहे हैं, ये सब में स्पाइन, इसलिए इसको कहते हैं मेरुदंड। स्पाइन का जो ये महत्वपूर्ण काम है कि बॉडी को एक स्टेबल पोजीशन में रखना हर समय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर काले, अगर इसी की बात करें कि स्टडीज़ कहती हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल बदल रहा है वो बहुत बड़ा रीज़न है ये इस समस्या का, तो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं हम लोग अपने लाइफस्टाइल में? एक्सरसाइज की कमी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले के ज़माने में ये कारें हुआ नहीं करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल हुआ करती थी, तो उससे रेगुलर एक्सरसाइज होती रहती थी, क्योंकि आदमी अक्सर पैदल ही जाता था जहाँ कहीं आसपास जाना होता था। पर जैसे जैसे इंसान ने प्रगति की है, ये सब वाहन आ गए हैं, ऐशो आराम के साधन आ गए हैं, तो चलना बंद कर दिया है इंसान ने। जी, चलना बंद नहीं करना है, रोज़ाना चलें और रोगों से बचें। इस समय महाराष्ट्र चलते हैं, जुबेर जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। हाँ, ये मैं अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से थोड़ा कर्व आ गए हैं। उम्र कितनी है आपकी जुबैर जी? मेरी उम्र 47 की होगी सर। हाँ। 47 उम्र और कर्व आ गया कह रहे हैं? हाँ, कर्व आ गया, उससे बहुत तकलीफ होती है, मतलब सोकर उठने के बाद। हाँ, कर्व आने का बहुत सारे कारण होते हैं। तकलीफ पड़ जाती है कि मतलब उठ भी नहीं पाता हूँ। नहीं, कर्व आने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसका एक हमारे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि विटामिन की कमी, जो विटामिन डी की कमी काफ़ी हो रही है हमारे देश में, क्योंकि लोगों का सन का एक्सपोजर कम हो गया है और उसके वजह से, और अगर ठीक तरह से पोषण नहीं हुआ, खाना पीना ठीक नहीं हुआ, तो क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन डी और एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, इनका कॉम्बिनेशन में बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बना रहता है। और इसमें अगर कमी आती है तो बोन सॉफ्ट होता जाता है, और बोन जैसे सॉफ्ट होता है तो कर्वेचर बढ़ता है और स्पाइन कर्वेचर होता है। इस तरह के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हो सकते हैं जिसमें इस तरह के कर्वेचर आ सकता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा और
पता लगाना पड़ेगा कि क्या कारण है। एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। जी, एक आपने ज़रूर खेल खेला होगा पिट्ठू का, और डॉक्टर काले बता रहे थे कि स्पाइन की संरचना में वर्टिब्रे पिट्ठू के समान है। बिल्कुल, वो जैसे बच्चे वो खेलते हैं, लगोरी कहते हैं, कहीं पिट्ठू कहते हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के फिर उसको निशाना, तो उसी तरह जो मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी की संरचना है वो ऐसे ही है, एक वर्टेब्रा के ऊपर दूसरा वर्टेब्रा। इससे दो फायदे हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर एक रिजिड पाइप हो तो वो मुड़ नहीं सकता। फिर जैसे कि डॉक्टर देवाशीष ने बताया, इंसान को मुड़ना होता है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, वो सब इसीलिए संभव है क्योंकि वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और दो मनकों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे डिस्क होता है, और वो डिस्क और ये संरचना हमें मदद करती है कि हम मुड़ सकें, ऊपर देख सकें, नीचे देख सकें। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी से, सुनील कुमार जी। हेलो, मैं सुनील कुमार जी बोल रहा हूँ यूपी से। मेरे फादर हैं, उनकी उम्र 60 साल है और उनकी एक टांगों में दर्द रहता है रीढ़ की हड्डी की वजह से। जी डॉक्टर साहब, टांगों का दर्द भी स्पाइन से जुड़ा है? बिल्कुल, जो पैरों की नसें होती हैं वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही निकलती हैं। अच्छा। वहीं से निकल के पैरों में जाती हैं। तो अगर वो किसी वजह से वहाँ पे उन नसों पे दबाव आ जाए, या तो हड्डी टेढ़ी हो जाए या डिस्क प्रोलैप्स जिसको बोलते हैं वो हो जाए, तो उसकी वजह से पैरों में दर्द हो सकता है। तो कुछ जांचें हैं जो करनी होंगी इनके मरीज़ की, एक्सरे या एमआरआई, ये पता लगाने के लिए कि किस वजह से दर्द हो रहा है। नहीं तो डॉक्टर साहब, एक्सरे पैर का कराना है कि फिर रीढ़ की हड्डी का कराना है? नहीं, रीढ़ का हड्डी का कराना है, लेकिन देखिए ये समझना होगा हमें कि रीढ़ की हड्डी जब हम बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर काले ने कहा कि पिट्ठू की तरह वर्टिब्रा एक के ऊपर है, तो वो एक आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। उसके अंदर एक कैनाल है, कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो हम रूट्स कहते हैं वो रूट्स निकल के नर्व्स बन रही है। अच्छा। और ये स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है उसको। तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इतने सारे चीजें हैं जिसमें किसी में भी खराबी आ सकती है, और किसी में खराबी आने के कारण से बहुत सारे समस्याएं आ सकती हैं, और जिसको हमें जांच पड़ताल के जरिए ही पता लगा सकते हैं। तो लेग पेन, लोअर लिम्ब पेन, अपर लिम्ब पेन, ये सारे कॉमन है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिसेबलिंग डिसऑर्डर लो बैक पेन है। कमर की दर्द सबसे ज्यादा डिसेबलिंग डिजीज, और ये स्पाइन से रिलेटेड है? ये स्पाइन से रिलेटेड है। और डॉक्टर काले, जब कमर दर्द की ही बात आई यहाँ पर, तो अक्सर हम क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जो भी बाम अवेलेबल होता है हम लोग लगा लेते हैं। ज़रा सा कमर दर्द हुआ, सोचते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, 4-5 दिन ठीक रहता है, फिर होता है, फिर दोबारा लगा लेते हैं। पर ऐसी कौन सी वो स्थिति होती है जब हमें सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत हमें अप्रोच करना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसे डॉक्टर देवाशीष ने बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से दर्द हो सकता है। उनमें से मांसपेशियाँ भी एक चीज़ है, मसल पुल, जिसको आपने बहुत बार वो टीवी पे सुना होगा क्रिकेट कमेंट्री के दौरान, कि जी आज विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनका मसल पुल हो गया है। आज दूसरे टेस्ट में ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। तो मसल पुल सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द होता है और इंसान को थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। तो वो मसल पुल में ये बाम लगाना, सिकाई करना, इससे फायदा होता है। लेकिन अगर दर्द ज्यादा दिन तक रहे, और अगर दर्द के साथ साथ कोई नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाए, जैसे कि पैरों में सुन्नपना, छूने से महसूस ना होना, या एक्स्ट्रा महसूस होना, ऐसा लगना कि चींटियां सी चल रही है पैर में, या पैर की कमजोरी आना, या चलने में दिक्कत होने लगना, ये अगर चीजें होने लग जाएं तो जरूर किसी डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। जी। आगे और जांच की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, इस समय फिर से उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां से उदित जी हैं फोन लाइन पर। हेलो सर, मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा, नस ब्लॉकेज है। उम्र कितनी है आपकी उदित जी? 30 साल, 30। और राइट हैंड में आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, मतलब सेंसेशन नहीं आ रही? हाँ सर। आप उठा पा रहे हैं हाथ? हाथ उठा पा रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, तो इस जैसे हमने कहा कि सुनापन अगर आ जाता है हाथ में, तो ये बीमारी नस के लिए हो सकती है, नर्व्स के लिए हो सकती है, जो रूट्स निकल रहे हैं रूट्स के लिए हो सकती है, या स्पाइनल कॉर्ड के लिए हो सकती है, और कभी कभी ओकेजनली ब्रेन के लिए भी हो सकती है। तो इसके लिए जांच पड़ताल करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए और अपना जांच कराइए। जी डॉक्टर, यहाँ सूनेपन की बात हुई, तो क्या पैरालिसिस भी हो सकता है अगर स्पाइन पर ध्यान ना दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है,
क्योंकि सारी नसें दिमाग से उसी के थ्रू जा रही हैं, और वो जब स्पाइन से बाहर निकलती हैं तब वो रूट्स बनती हैं, नसें बनती हैं और पैरों में हाथों में जाती हैं। तो ये किसी भी स्टेज पे अगर बीमारी हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो, चाहे रूट के लेवल पे हो, या आगे जो नसें बनती है उसमें हो, किसी भी जगह असर वही होगा। अल्टीमेटली जैसे बिजली की तार है और एक बल्ब है, तो वो पूरी तार जहाँ से भी शुरू हो रही है, मीटर से लेकर बल्ब तक, कहीं पे भी खराबी आ जाए तो बत्ती तो नहीं आएगी। वही हिसाब है जी। लेकिन रोजमर्रा दिनचर्या में क्या ऐसी टिप्स हम रखें कि हमारी स्पाइन ठीक रहे? जैसे डॉक्टर देवाशीष, कई बार ये सुनने में आता है कि जब सुबह उठते हैं ना, मान लो 5-6 बजे उठ रहे हैं, एकदम झटके से ना उठें, टिल्ट करके उठें, इसमें कुछ तथ्य है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप हर इंसान का अपना अपना एक शरीर का स्ट्रक्चर होता है और उसका एक्सरसाइज का एक पैटर्न होता है, बट डेफिनेटली स्पाइन के लिए कोई झटके वाला चीज स्पाइन को हानि करेगा। तो अचानक एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एक और बात बताऊं, आज के दिन में जो ये कंप्यूटर और इस तरह के गैजेट्स आ गए, लोग बहुत घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठ के, उनका चेयर भी हाइट में नहीं होता, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता, उसमें वो काम करते रहते हैं। और अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं इसके लिए जिनको कंधे में दर्द होता है, पीठ के पीछे दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और ये बेसिकली बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर है। इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और काफी कुछ लोग अभी क्या करते हैं कि काफी लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन काफी एडवेंचर स्पोर्ट्स में विदाउट ट्रेनिंग जब वो जाते हैं तो उनकी स्पाइन इंजरी होने की बहुत संभावना बढ़ती है। डॉक्टर काले ने भी बहुत केसेस देखे हैं एम्स में। तो इससे भी हमें लोगों को बताना चाहिए, आप करिए, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू से जाइए। ओके, बिल्कुल। देखिए, एक और रोचक बात मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्टर देवाशीष और डॉक्टर काले एक दूसरे को 45 साल से जानते हैं, लेकिन फर्क आपका यह है कि आप तो न्यूरोलॉजी में है और आप न्यूरो सर्जरी में है। तो मैं कब आपके पास आऊँ, पेशेंट कब आपके पास आए? नहीं, किसी भी अगर आपको न्यूरो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहला स्टॉप तो न्यूरोलॉजिस्ट पहले डॉक्टर देवाशीष के पास, क्योंकि हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन नहीं होता। अच्छा, इसलिए पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, और अगर सर्जरी की जरूरत होगी तो वो अपने आप कब होती है डॉक्टर साहब? डर लगता है मैं तो सर्जरी शब्द सुनते ही। सर्जरी की जरूरत जब होती है जब किसी नस के ऊपर दबाव है जिसको कि ऑपरेशन के जरिए हम हटा सकते हैं। वो दबाव या तो बोन, हड्डी ज़्यादा बड़ी हो गई इसकी वजह से हो, या हड्डी खिसक गई है इस वजह से हो, या कोई ट्यूमर आ गया है इस वजह से नस दब रही है। इन सारे कंडीशंस में हम ऑपरेशन करके उस दबाव को हटा सकते हैं। दबाव को हटाते हैं जी। तो किस तरीके के टेस्ट पहले करवाए जाते हैं? आम तौर पे ये देखना होता है हमें कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जो शरीर की संरचना है, वो ठीक है या नहीं, उसमें कुछ टेढ़ापन या कुछ और तो नहीं आ गया है। उसके लिए एक्सरे है, सीटी स्कैन है, या एमआरआई है, ये जांचें जरूरी हैं। जी। राजस्थान चलते हैं। राजस्थान से कॉलर है डॉक्टर साहब पहले, जगमीत सिंह। हेलो जगमीत जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, जय हिंद सर, नमस्कार। मैं पूरी डीडी नेशनल टीम को नमस्कार करता हूँ। जगमीत सिंह राजस्थान से बात कर रहा हूँ, श्री गंगानगर से। जी, नमस्कार। नमस्ते। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो रीढ़ की हड्डी की और आंखों की नसों का कनेक्शन एक होता है या नहीं? जैसे आंखों की नसें रीढ़ की हड्डी के कारण होती है, क्या ब्लॉक बताई जाती है? जी डॉक्टर साहब, हमने पैरों से तो कहा जुड़ती है, क्या आंखों से भी जुड़ती है? नहीं, आंखों में आंखों की रोशनी जो जाती है वो उसे हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। वो एक नर्व होती है जो आंख के पीछे जो पर्दा होता है उससे निकलती है और वो ब्रेन में जाती है। डायरेक्टली उसका स्पाइन के साथ रिलेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसे कुछ डिजीज हैं जो कि दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे आंख की रोशनी भी जा सकती है और स्पाइन में भी खराबी आ सकती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। ऐसे डिजीजेस मौजूद हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आपको जरूर एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आपको जोड़ना चाह रहे थे पिछले? हाँ, मैं जोड़ना इसीलिए ये चाह रहा था, जो जैसे उससे पहले आपके जो जिन्होंने फोन किया था कि स्पाइन टेढ़ा हो रहा है, तो डॉक्टर काले इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन्स इन स्पाइन इन इंडिया। सो उन्होंने अभी हमें को एक केस दिखाया जिसमें एक लेडी थी जिसका स्पाइन पूरा टेढ़ा हो चुका था, मतलब वो ऐसे करके बैठी रहती थी ऑलवेज, और उन्होंने एक चमत्कार किया और उनको सीधा किया। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर साहब, कैसे करते हैं चमत्कार आप? नहीं, इसमें चमत्कार नहीं है। क्या कहूँ मैं, मरीज की हालत अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी, उनकी बॉडी तंदुरुस्त थी और बड़े ऑपरेशन झेलने की ताकत थी उनमें, तो इस वजह से उनका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कई बार कहते हैं अगर आप रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देंगे तो मुझे ताउम्र दर्द रहेगा, ये मिथ और रियलिटी? ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन क्या बीमारी है। जी, महाराष्ट्र से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हेलो, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मुझे मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। पूछिए। पूछिए। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है, लेफ्ट पैर में, कमर में। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। आपकी उम्र कितनी है अंजुमन जी, और कितने समय मेरी से उम्र- दर्द है? मेरी उम्र है 38 ईयर्स। और कब से दर्द है ये आपको? ये मुझे बहुत मतलब 7-8 साल से ये प्रॉब्लम। जी 7-8 डॉक्टर साल काले। हो गए हैं। तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? कोई जांच हुई आपकी? जी हाँ, एक्सरे हुआ है मेरा। फिर क्या बताया डॉक्टर साहब ने? उन्होंने कहा कि आपकी ये जो नसें हैं वो दब गई, जो गद्दी है गद्दी भी दब गई। तो मेरे ख्याल से आगे एमआरआई की ज़रूरत है, रीढ़ की हड्डी का या कमर का एमआरआई करके ये देखेंगे कि कौन सी नस दब रही है। जी सर। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप क्या कहेंगे, रीढ़ की हड्डी की अच्छी सेहत हो, खासतौर पे युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि एक अगर आप इवोल्यूशन को देखें, जैसे डॉक्टर काले ने भी बताया कि इंसान का सबसे बड़ा 2 चीज़ आए हैं, दिमाग बढ़ गया, ब्रेन साइज हैज इंक्रीज्ड, और मैन हैज बिकम इरेक्ट। और इरेक्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पाइनल कॉर्ड। और मेरुदंड का ख्याल रखिए, ब्रेन का ख्याल रखिए, तो आपका जीवन सुखी डॉक्टर होगा। साहब स्पाइनल कॉर्ड ये एक ही है? स्पाइन जो हम टोटल सिस्टम है उसको बोलते हैं, जिसमें बोनी स्ट्रक्चर्स और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन मैटर है, वो न्यूरल मैटर है, जो कि उसके अंदर कैनाल के अंदर जाता है। जी डॉक्टर, बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखें? इतने भारी भारी बैग होते हैं, कमर भी मुड़ने लगी है, उनका कैसे ध्यान अभी रखें? मैंने कुछ दिन पहले कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पढ़ी कि पांचवी कक्षा तक कोई बैग ही नहीं होगी, कोई स्कूल में किताब ले जाने की जरूरत। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कम बोझ होना चाहिए कंधों पे, खासकर बच्चों के कंधों पे तो बहुत ही कम बोझ होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जी तो जितना कम बोझ हो सके उठाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं तो चलें। अगर आप 5 किलोमीटर भी रोज चलेंगे तो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, स्पाइन के लिए भी अच्छा है, आपकी पूरी शरीर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जी रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइट, और जो डॉक्टर देवाशीष ने बताया कि जो पोस्चर है, आजकल बहुत सारे काम बैठे होते हैं, घंटों तक बैठना पड़ता है, तो वो स्टैंडी, ये शब्द सुना होगा आपने। स्टैंडी। हर 15-20 मिनट के बाद आप खड़े हो जाइए, अच्छा। खड़े होके काम कर लीजिए। अच्छा। वो डेस्क ऊपर नीचे हो जाते हैं आजकल, आप खड़े होके काम करिए या थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, जी ज्यादा देर तक बैठिए नहीं। चलिए। और जो ये मोबाइल देखते हैं ना, कंटिन्यूअसली नीचे बैठे बैठे, कंटिन्यूअसली चलते फिरते, बैठे बैठे, सोए सोए, तो वो हैबिट जो है वो थोड़ा चेंज करना। ब्रिलियंट। छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर ये करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यूरेटिव के लिए, प्रिवेंटिव के लिए हमेशा चाहिए, लेकिन आज आकर ये टिप्स बताने के लिए डॉक्टर देवाशीष आपका, डॉक्टर काले आपका बहुत बहुत आभार। एंड आई मस्ट से आफ्टर 45 years योर फ्रेंडशिप इज ओनली ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ऑल द बेस्ट। Thank you.